हेलो दोस्तों, आज हम यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर के लिए ईवीएस के पेपर में, अगर आप साइंस भी जूनियर में दे रहे हो, जिनका साइंस सब्जेक्ट है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। इससे रिलेटेड हर बार यूपी टेट के एग्ज़ाम में, प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, पारिस्थितिक पिरामिड से क्वेश्चन, फूड चेन से, खाद्य श्रृंखला या फूड जाल से, ये फूड वेब से क्वेश्चन हर बार यूपी टेट के एग्ज़ाम में रहते हैं। इससे 10% जो ला दिया है लैंडमान ने, इसे भी क्वेश्चन रहते हैं। तो देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन इसे पूछता है, बता दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि यूपी टेट के एग्ज़ाम में इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन न पूछा हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन न रहे ऐसा आज तक नहीं हुआ है। इससे या तो पारिस्थितिक पिरामिड से या फूड वेब से या फूड चेन से, इससे रिलेटेड, या ये एग्जाम्पल से ही इसके कि किसका पिरामिड सीधा बनता है, किसका पिरामिड उल्टा बनता है, पिरामिड का ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। हर बार इसी से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। ये सॉल्व करके चलिए थ्योरी पढ़ा देते हैं। देखिए कैसे। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट को जो आपके साथ हों, जो भी जुलाई में यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो उनको भी मेरा ये वीडियो सेंड कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मेरे कोचिंग का नोट्स है जो मैंने कोचिंग पढ़ा हुआ था। हाँ, इससे एक क्वेश्चन आया था जब मैंने दिया हुआ था, तो उसमें पूछा था कि एक वृक्ष का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आया था। और इसे फूड चेन से भी ये दे देता है, जैसे सवाल को कौन खाता है, कीड़े मकोड़े, मछली, बकुला, वन को हिरन, शेर, बाघ। आपको ये सब याद रहना चाहिए। याद रहेगा तभी इस सब, यही खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड इसी तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे घास को खाती है टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा नेवला, तो नेवले के स्थान पर ये गिद्ध कर देगा। ऐसे करके इनकरेक्ट कर देगा आपको। तो उनमें 4 ऑप्शन देगा, उसमें करेक्ट करने को रहता है। इस तरह से इसी तरह से क्वेश्चन पूछा। ऊर्जा का जो खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण उसमें से कैसा सीधी रेखा में होता है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, इसी सबसे ऐसे ही रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्लास को, इसको कैसे पढ़ना है, कैसे किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। चलिए पहली टॉपिक लेते हैं इसका, पारिस्थितिक पिरामिड से लेते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है समझिए पहले इसकी परिभाषा से। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इस शब्द को चार्ल्स एल्टन ने दिया है। ये चार्ल्स एल्टन आपको याद रहना चाहिए, चार्ल्स एल्टन ने दिया है इसको। ये पहला पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो है, इस किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, प्राथमिक उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार और संचित ऊर्जा के पारस्परिक जो संबंध होते हैं, उन्हीं को पारिस्थितिक संबंध को एक चित्र के रूप में जब दर्शाते हैं तो उसी को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। जिसमें इसमें क्या होता है, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उत्पादक, जो उत्पादक समझ रहे हैं क्या है, उत्पादक क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको उत्पादक कहते हैं। तो उनको प्राथमिक उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, जैसे जो प्राथमिक उत्पादक को खाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्लोरोफिल से अपना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। लेकिन मनुष्य स्वपोषी नहीं होता, जानवर स्वपोषी नहीं होते। ये सब लोग उसी प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। जैसे बकरी है, बकरी खाएगी प्लांट को, तो बकरी को कौन खाएगा, बकरी को मनुष्य भी खाता है, और बकरी को जैसे हो गया शेर भी खाता है, तो शेर भी खाएगा। तो ये मांसाहारी शाकाहारी जो ये जाल होता है, उसी को उपभोक्ता, जो शाकाहारी और मांसाहारी का जो दोनों का समायोग होता है, वही उपभोक्ता होता है। और उत्पादक में तो प्लांट ही आएंगे।
इसके बाद जीवभार और संचित ऊर्जा का पारस्परिक संबंध। जो ऊर्जा संचित होती है वही जो पारस्परिक इन सब का उत्पादक और उपभोक्ता का जीवभार का संख्यक जो जितना भी ये सबका एक पारिस्थितिकी जब एक चित्र के रूप में यही दर्शाते हैं तो वही पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। जैसे हम लोग क्लास में पढ़े होंगे, एक जैसे दर्शाते हैं कि एक जंगल है, उसमें पेड़ पौधे हैं लगे हैं, उसमें बकरी है उसके पत्ती को खा रही है, कीड़े मकोड़े पत्ती गिरा है जो खा रहा है, और प्लांट पे जो चिड़िया है बैठी है उसके एक आश्रय भी मिल जा रहा है। वहाँ नीचे जो घास शैवाल है वो भी अपना भोजन बना रहे हैं, उसको भी कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। तो यही जो होता था, यही हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड होता था। यही है पारिस्थितिकी पिरामिड, जिसमें उत्पादक हो गया पेड़ पौधे, और उपभोक्ता जैसे जो शाकाहारी और मांसाहारी जो दोनों उपभोक्ता कहलाते हैं। अब जैसे शाकाहारी में हो गई बकरी मांस कभी नहीं खाती, बकरी पत्ती को ही खाती, पेड़ की पत्तियों को खाती है, और बकरी को शेर भी खाएगा, मनुष्य भी खाएगा। तो ये वो उपभोक्ता हो गए, टॉप क्लास के उपभोक्ता होते हैं जो मांसाहार को खाते हैं। आप समझ गए होंगे क्या है ये पारसी पिरामिड क्या है, आप समझ गए होंगे। अब इसी से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन पता मैंने ये कंपटीशन बेस देखिए, कंपटीटिव एग्ज़ाम के जो नोट्स होते हैं वही पढ़ाया जाता है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिस लेवल से पूछता है। बकवास उसमें नहीं पढ़ाया जाता, वही चीज़ पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछता है। अब जैसे इसकी एग्जाम्पल से समझिए, इस पिरामिड से किस तरह का पारिस्थितिक पिरामिड से किस तरह का क्वेश्चन अब तक आया है, आता है और आएगा भी। तो इसमें पूछता है जैसे समुद्र का, नदी का, ये तालाब का, नदी का, समुद्र का पिरामिड कैसा होता है, ऐसे करके पूछ लेगा। तो कैसा होता है, उल्टा होता है। जहाँ पे तालाब आए, नदी आए, समुद्र, जहाँ पे नदी तालाब मतलब जो पानी वाली चीज़ें होती हैं उसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तालाब, नदी, समुद्र, पानी वाली चीज़ों का हमेशा उल्टा बनता है। ये देखिए हमेशा उल्टा बनता है। वन का पिरामिड पूछता है वन का पिरामिड कैसे बनता है, तो वन का पिरामिड सीधा बनता है। और फसल का पूछता है फसल का पिरामिड कैसा बनेगा, तो फसल का पिरामिड सीधा बनता है। घास के मैदान का पिरामिड, ये सब पूछता है, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। ऐसे पूछता है घास के मैदान का पिरामिड कैसा बनेगा, तो उसमें 4 ऑप्शन देगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, टेढ़ा बनेगा, एक सीधी रेखा में बनेगा, ऐसे करके क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में ऐसे ही इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें घास के मैदान का पिरामिड सीधा बनेगा। एक वृक्ष का पिरामिड पूछता है कैसा बनेगा, तो वृक्ष पे चिड़िया आती हैं, बैठती हैं, अपना घोंसला बांधती हैं, आश्रय करती हैं, कुछ उसके फूल को भी खाती हैं, तो वह एक वृक्ष का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड, ये हर बार यूपी टेट के एग्जाम में मैंने भी साथ दिया हुआ था, यही पूछा था कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जान लीजिए सदैव सीधा बनता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। एक वृक्ष का पिरामिड उल्टा बनता है। घास के मैदान का पिरामिड, इससे बाहर जितने भी मैंने पिरामिड बता दिए, इसके वजह से तालाब का, नदी का, समुद्र का, वन का, फसल का, घास का, एक वृक्ष के मैदान, यही मैंने भी यूपी टेट के एग्ज़ाम में यही इतना ही पढ़ करके मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। ये इतना ये पिरामिड इम्पॉर्टेंट है। बस इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन अगर पिरामिड के उल्टा सीधा से पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेगा। बस अगर पूछेगा बस इसी मतलब जितना हमने बता दिया बस इसी में से ही इतना पूछेगा। ये मेरे कोचिंग का टॉप क्लास की कोचिंग का ये नोट्स है, इसमें ऐसे ही पढ़ाया गया था, ऐसे ही इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये कोचिंगों में वही पढ़ाया जाता है जो जिसे क्वेश्चन बनते हैं जो सिलेबस में है। सिलेबस देखिए सब समझते हैं इसकी सिलेबस किस तरह से टच करता है, और सब अपने हर एग्ज़ाम का एक लेवल होता है। चलते हैं अगली क्लास की तरफ, जो है आप ये समझ गए होंगे ऊर्जा का पिरामिड कैसा है। अगली टॉपिक देखें, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अब खाद्य श्रृंखला की तरफ चलते हैं कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन क्या है। फूड चेन से क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं हर बार। चलिए देखते हैं क्या है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित कड़ी या श्रृंखला को आहार श्रृंखला या आहार जाल कहते हैं। क्या है, जीव जंतुओं के भोजन की जो कड़ी होती है, जो जैसे एक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी कैसे जुड़े हुए हैं, व्यवस्थित जो जुड़ाव होता है। जैसे यहाँ पे शाकाहारी
फिर एक यहाँ पे उत्पादक हो गए, यहाँ पे शाकाहारी, यहाँ पे मांसाहारी, यहाँ पे सर्वाहारी। जो ये टॉप क्लास की मांसाहारी होते हैं वही, यही जो जाल होता है एक लाइन का, वही होता है क्या, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला भी इसे कहते हैं। अब क्या होता है, ये खाद्य श्रृंखला में एक सिरे पर क्या होता है, उत्पादक होता है और दूसरे सिरे पर सर्वोत्तम उपभोक्ता होते हैं। एक सिरे पर उत्पादक होता है और दूसरे सिरे पर सर्वोत्तम उपभोक्ता होते हैं इसमें। तो उत्पादक तो हमने बताया, उत्पादक में आज तक कोई चीज़ अगर कोई उत्पादन करता है तो सिर्फ उत्पादक में पेड़ पौधे आएंगे, उत्पादक में पेड़ पौधे क्योंकि स्वपोषी होते हैं, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पेड़ पौधे जो हैं प्राथमिक उत्पादक। अगर उत्पादक की बात होगी सिर्फ उसमें पेड़ पौधे आएंगे, शैवाल आएंगे, जितनी हरी जैसी चीज़ें हैं, वन हो गया, पेड़ पौधे में वन हो गया, शैवाल हो गया, घास के मैदान घास हो गई, ये सब उत्पादक में आते हैं। और एक सिरे, पहले सिरे पर इस उत्पादक होगा और दूसरे सिरे पर क्या, सर्वोत्तम उपभोक्ता, जो टॉप क्लास के मांसाहारी चाहे समझिए या सर्वोत्तम उपभोक्ता जो पेड़ पौधे को खाता है। इसके बाद पेड़ पौधे को जैसे कीड़े मकोड़े खाएंगे, कीड़े मकोड़ों को मछली खाएगी, हम लोग बकुला खाएगी, तो बकुला क्या हो गया। इसमें देखिए एग्जाम्पल में जैसे दिया है वन है तो वन में क्या रहती है, हिरन। वन को अगर उसकी पत्तियों को हिरन खाएगी तो हिरन को कौन खाएगा, वो जंगल में हिरन को खाएगा शेर। तो शेर क्या हो गया, शेर और बाघ क्या हो गया, बाघ खाएगा शेर खाएगा, तो शेर क्या हो गया, ये सर्वोत्तम उपभोक्ता हो गए। शेर और बाघ क्या हो गए, सर्वोत्तम उपभोक्ता हो गया। हमसे लगता है। और ये जो वन हो गया ये क्या होगा, प्राथमिक उत्पादक हो गया। एक सिरे पर उत्पादक और दूसरे सिरे पर सर्वोत्तम उपभोक्ता होते हैं। यही खाद्य श्रृंखला का बनने की यही कड़ी होती है, सही कड़ी यही होती है। आप परिभाषा भी समझ गए होंगे, हमें लगता है ये आप परिभाषा जो है, उत्पादक होंगे दूसरे सिरे पर उपभोक्ता, ये समझ गए। अब देखिए उत्पादक जैसे वन, अब यही देख लीजिए जिसमें ऐसे करके देगा वन में रहेगा हिरन को खाएगा शेर और बाघ, तो वन क्या हो गया, उत्पादक हो गया। ये भी वैसे पूछ लेता है, इसमें जो बताइए इसमें कौन सा उत्पादक है, उसमें सर्वोत्तम उपभोक्ता कौन सा है, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वन को खाएगा हिरन को खाएगा शेर और बाघ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अगर जल में बात करें, जैसे जल भराव है तो उसमें रहेगा शैवाल जो प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि शैवाल ही भोजन का स्वयं बनाएगा। इसके बाद शैवाल को कौन खाएगा, कीड़े मकोड़े खाएंगे। कीड़े मकोड़ों को कौन खाएगा, अगर तालाब है तालाब में रहेगी मछली खाएगी। मछली को कौन खाएगा, मछली को बकुला खाएगा। तो इसी तरह से ये फूड चेन बनता है, एक सीधी रेखा में करके बनता है। अब देखिए घास के मैदान का देख लीजिए, घास के मैदान में अगर घास है, घास को कौन खाएगा, टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप को कौन खाएगा, नेवला या मोर। इसी तरह से फूड चेन एक सीधी रेखा में, इसका एक मेन पॉइंट है, एक सीधी रेखा में, एक नोट देखिए, ऊर्जा का स्थानांतरण सदैव एक सीधी रेखा में होता है। ये किसमें, खाद्य श्रृंखला में। खाद्य जाल में नहीं, खाद्य श्रृंखला में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खाद्य श्रृंखला में भोजन का ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होता है, उच्च से अप से डाउन की ओर होता है, डाउन से अप की ओर होता है, ऐसे करके एक सीधी रेखा में होता है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण सदैव एक सीधी रेखा में होते हैं, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, खाद्य जाल क्या है। खाद्य जाल ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ऐसे अवश्य रहते हैं। फूड वेब से क्वेश्चन ये भी आप पढ़िएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमें लगता है फूड चेन से पिछली बार पूछा था, फूड वेब से पूछ सकता है, ये पिछली बार का जो टिट हुआ था। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं। ये पारिस्थितिकी है, इसको मिला करके सब लिखना होगा। पारिस्थितिकी में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं। एक पारिस्थितिकी में खाद्य जाल होता है तो खाद्य जाल में अनेक श्रृंखलाएँ होती हैं, कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब खाद्य श्रृंखला के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोषण और भोजन संबंध एक रेखा में न होकर के जाल की तरह उलझ जाता है, ऐसे आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। इसमें क्या होता है ये समझिए,
इसमें खाद्य श्रृंखलाएँ जो होती हैं एक नहीं होती, अनेक होती हैं। कई लोग जैसे उसमें जुड़े रहते हैं, तो अनेक लोग जुड़े होने के एक जैसे वो जाली जो नहीं होती, जाल जो होता है मछलियों को मारने, उसे जाल जैसी संरचना दिखाई देने लगती है, क्योंकि इसमें कई उत्पादक और कई उपभोक्ता होते हैं। टॉप क्लास के उपभोक्ता भी होते हैं। उत्पादक जैसे पेड़ पौधे हो गए, मछली, घास हो गया, और पेड़, बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए, छोटे पेड़ पौधे हो गया, वन हो गया, घास हो गया। तो इसी तरह से उसमें उत्पादकों की संख्या, शैवाल हो गई, शैवाल भी भोजन करते, तो कई पारितंत्र जैसे कई खाद्य श्रृंखलाएँ जब मिलती हैं तो खाद्य जाल बनता है। ये समझ लीजिए, कई खाद्य श्रृंखलाएँ जब जुड़ेंगी तो खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा का असम बहुदिशात्मक होता है। जब कई उत्पादक हैं और कई उपभोक्ता हैं, तो वो वहाँ पे जो ऊर्जा का प्रवाह होगा बहुदिशात्मक होगा, तो जटिल ऊर्जा प्रवाह पाया जाता है। इसी को ही खाद्य जाल कहते हैं। और ऊर्जा घटक समझ लीजिए, खाद्य जाल समझ लीजिए क्या है। खाद्य जाल में जैसे यहाँ पे ऐसे नुमा संरचना बनेगी, इसमें कई उत्पादक होंगे, कई उपभोक्ता होंगे, ऐसे करके इसमें संरचना बनती है। जैसे कई शैवाल उत्पादक हो गया, यहाँ पे हैं तो इसको कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, उसको बकरी खा रही है, तो ऐसे करके कई हो जाते हैं। तो यही है खाद्य जाल। तो खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो बहुदिशात्मक, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, कई जगह ऊर्जा का उत्पादन भी करेगा, ऊर्जा का ह्रास भी होगा, तो बहुदिशात्मक होता है। ऊर्जा घटक, इसमें एक बार, हर बार ऐसा एग्जाम कोई ना हो जिसमें ना पूछा हो कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के स्रोत को जैव भू रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। जैव भू रासायनिक ऊर्जा से भी क्वेश्चन पूछा है, जैव भू रासायनिक ऊर्जा। और जो ये चक्रण होता है जैव ऊर्जा के जो बदलाव के, जैसे भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो चेंज होते हैं, इसी को जैव भू रासायनिक ऊर्जा चक्र कहा जाता है। जैव भू रासायनिक ऊर्जा चक्र कहा जाता है। जो ऊर्जा का बदलाव होता है, इसमें बदल रहा है, उसमें चेंज हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है, तो यही होता है जैव भू रासायनिक चक्र ऊर्जा। किसी ऊर्जा का स्रोत उपयोग पेड़ पौधे या भोजन उत्पादन बनाने में किया जाता है। ऊर्जा का उपयोग क्या किया जाता है? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन उत्पादन करने के लिए करते हैं। यानी सूर्य का प्रकाश जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत हमको कहाँ से मिलता है? सूर्य का प्रकाश। क्यों है सूर्य का? क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं ये प्राथमिक उत्पादक है, इनका भोजन बनने का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो उनका भोजन नहीं बना पाते हैं। पत्तियाँ मुरझाई जाएंगी, पेड़ सूख जाएगा, तो अगर पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो मनुष्य अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करेगा? तो यही है मेन ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य से ही हरे पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। इसी से हमें भी भोजन मिलता है, आवास मिलता है, हमारे लिए ऑक्सीजन मिलता है, तो मनुष्य भी जिंदा है और कीड़े मकोड़े सब जितने जीव जंतु हैं सब जिंदा हैं, किस वजह से? सूर्य के प्रकाश की वजह से। एक बार यूपी टेट के एग्ज़ाम में 10% लॉ पूछा था, इसी से रिलेटेड है। 10% लॉ क्या है? 10% लॉ, व्हाट इज़ 10% लॉ? ये दिया था यूपी टेट एग्ज़ाम में एक बार पूछा था, तो लिंडमान ने इसको दिया हुआ है। यही फूड चेन फूड वेब से ही से संबंधित। इसको क्या है हम बताते हैं। इसको लिंडमान ने दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इससे भी रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च स्तर की ओर केवल 10% स्थानांतरण होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? जैसे यहाँ है पेड़ पौधे हैं, इसको खा रही है कौन? बकरी खा रही है। और बकरी को कौन खा रहा है? बकरी को शेर खा रहा है। और पेड़ पौधों को खा रही है बकरी, तो बकरी में जाएगी 100 एनर्जी जाएगी, 100% इसमें एनर्जी 100 जाएगी। मतलब इसका 100% कौन ले रहा है? पेड़ पौधे का 100% ले रहा है बकरी, क्योंकि पेड़ पौधों को शाकाहारी है बकरी, शाकाहारी चीज़ें खाती है। अब उस लिंडमान ने बताया कि 10% ऊर्जा ही, अगर बकरी को कौन खाएगा? शेर ना, बकरी को शेर खाएगा, तो शेर में अब कितनी ऊर्जा जाएगी? तो आप समझ लीजिए 10% नियम का मतलब हो गया कि अब बकरी, इसमें पेड़ पौधों को खाई ये डायरेक्ट, इसको 100% ऊर्जा मिली, लेकिन बकरी को सिर्फ 10% ऊर्जा मिलेगी। यानी कि
100 गुणे 10/100। तो यही कट गया, ये क्या हुआ, 10% ही बचा ना, 10%, यानी 10% ही ऊर्जा किस में जाएगी, शेर में जाएगा। यही है 10% का लाभ। सब लोग कहते हैं कि मांस खाने से हमें ज़्यादा बल, ताकत, बुद्धि तेज, दिमाग सब होता है। ये कहना गलत है, बिल्कुल भी लिंडमान के अनुसार ये कहना गलत है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो 10% ही ऊर्जा मांसाहारियों में स्थानांतरित होती है। अगर बकरी में 100% ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है और शेर में 10%, तो मतलब कि 10% मनुष्य भी उसको, शेर को अगर मांसाहारी को खाता है, जैसे शेर मांसाहार खा रहा है, वैसे जैसे मनुष्य भी मांस वाली चीज़ों खाता है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं वो उसको खाने से बलशाली होगा, ऐसा उसके अंदर भी 10% ऊर्जा, जो शाकाहारी हैं उनके अंदर 100% ऊर्जा जा रही है। वो पूरा प्लांट का 100% ग्रहण कर लेकिन जो शाकाहारी है, तो 100%, जैसे पालक है बोई गई और मनुष्य उसको शाकाहारी मनुष्य पालक को खाता है, तो वो 100% जितना पालक में 100% ले रहा है। लेकिन अगर वही मांसाहारी चीज़ें, जो मांस खाने वाले हैं, अगर उसको जैसे बकरी खा लेती है, पालक को बकरी खाती है और बकरी को शेर खाता है, तो ऐसा नहीं, बकरी में तो 100% ऊर्जा गई, लेकिन शेर में पालकी खाने के बाद, लेकिन शेर में 10% ही ऊर्जा जाएगी, बकरी को खाएगा, इस 100% नहीं लेता। इसलिए ये मिथ है, ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि जो खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, मांस खाने से बलशाली होते हैं, ऐसा कहीं उनसे अंदर सिर्फ 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। तो ऐसे ही वीडियो है, आप लगता है 10% का लाभ समझ गए होंगे। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो, ये हमारी इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप देखिए, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, जिससे और ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी जुलाई में टेट का एग्ज़ाम देने वाले हों, उनके अगर थोड़ा सा भी जो ये कारगर होती है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। और पहली बात, सौभाग्यशाली इस हमसे ज़्यादा आप हैं, क्योंकि आपको घर बैठे ये ऑनलाइन वीडियो, ये क्लास जो है, ये कोचिंग के नोट्स आपको मिल रहे हैं घर बैठे। यही पढ़ने के लिए हम अपना घर छोड़ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करने के लिए कितनी दूर शहर चले गए थे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आपको ये नोट्स आपको घर बैठे बड़े आराम से मिल रही हैं। अगर आपको कोई हेल्प हो जाए टेट के एग्ज़ाम में, अगर पास आप 1-2 नंबर का मेरी वीडियो से आपको अगर हेल्प हो जाए, तो मैं इस सब में तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। थैंक यू।